ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਇਟ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੁਮਿਤ ਦਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆંકੜੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਬਣੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ होया और किन्होंने ने करवाया? ये सर जातीय जनगणना बहुत अच्छा इस समय बहुत मुद्दा बना हुआ है, बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये अंग्रेजों के समय से शुरू हुई थी। 1881 में इसकी शुरुआत है, आजादी से पहले। अंग्रेज क्या थे सर, वो चाहते थे कि भारत में किसी भी तरीके से भारत को, भारत की संस्कृति को, भारतीयता को, इसकी देश की एकता और अखंडता को खत्म किया जाए। उन्होंने राजाओं को बांटा, उन्होंने यहाँ के संसाधनों को बांटा, उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को बांटा, उन्होंने जातीय जनगणना के आधार पर यहाँ के लोगों को बांटा। उनका मकसद था इस देश के जो ताना बाना है, जो इसकी वो रूह है, उसको तोड़ना। वो थी यहाँ की एकता लोगों के बीच की। तो 1881 में अंग्रेजों ने इस चीज को शुरू करवाया था। वहां से ये 10 साल से रेगुलर होती थी। जो उस समय करवाया था, एक सुमित जी, जो करवाया था, तो जो उनका जो विषय था, जो करवाया था, उन्होंने जाति के आधार पे सारा ऐसा डिवीजन के हिसाब से जनगणना कराने की कोशिश की जब की। जी जी हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने ये जो जातीय आधार पे जनगणना है, उन्होंने जातीय आधार पे ही की थी। उनका आधार आर्थिक या सामाजिक नहीं था, ना उनका आधार शैक्षणिक था। बाद में हालांकि स्वरूप बदला कि आर्थिक इसका स्वरूप सामाजिक, भारत में आजादी के बाद जो जनगणनाएं हुई हैं, इसमें सुमित जी, इसमें जो नया सवाल होता है, ब्रिटिशर्स जो इस देश में राज कर रहे थे, जिन्होंने बहुत चीजें देश में गड़बड़ करने की कोशिश की है, एक जाति उन्होंने स्टार्ट की, जाति जनगणना उस हिसाब से की। परंतु मैंने जब हम थोड़े से 15-20 साल पहले थे, एक फिल्म देखी थी, शहीद उधम सिंह। तो उसमें एक सीन आता है जब उधम सिंह ब्रिटेन में मारते हैं, इंग्लैंड में, तो उस समय जब उन्हें पकड़ा जाता है, तो उस समय पुलिस वाले उनको कहते हैं भी जो भी बोलोगे आपके खिलाफ एविडेंस यूज होगा, क्योंकि वहां पे वही कानून था। यहाँ पे जो कानून क्या है, जो आज भी वही कानून चल रहा है इस भारत में भी, मुजरिम के साथ व्यवहार होता है वो आपको भी पता है, सबको पता है, और हमारे श्रोताओं को भी पता है। जब आज ये सवाल मेरे मन में आता है, जब हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं भी, जब उन्होंने ये जनगणना यहाँ पे शुरू की, तो अपने देश में वो कैसे जनगणना करते थे? ब्रिटेन में, अपने देश में जनगणना सर उन्होंने शुरू किया 1801 में। 1801 में ब्रिटेन में पहली जनगणना हुई थी। तो वो वहां पे कैसे करते थे, उनका वो इसी तरीके से एवरी 10 ईयर्स वहां पे सिस्टम यही था, लेकिन सिस्टम का वो बदल गया था, उसका कॉन्सेप्ट उसका अलग था। वो 4 चीजें करते थे कि जो उनकी कैथोलिक और रोमन आबादी है वो कितनी है, आबादी का पता करना, महिलाएं कितने हैं उसमें, बूढ़े कितने हैं उसमें, बच्चे कितने हैं उसमें, कैथोलिक कितने हैं उसमें, रोमन कितने हैं उसमें। उसके बाद सर वहां पे ये होता था कि वहां पे कितने बेरोजगार हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हमारी जो सब्सिडियां आ रही है, हमारा जो मतलब आर्थिक तंत्र है, वो इस समय इतना विकसित हो रहा है। वो उस समय से ये चीजें देखते थे। एक तो उनका देश सर बहुत छोटा, आज भी उनकी आबादी 6.5-7 करोड़ है, हमारी आबादी 140 प्लस करोड़ है।
तो उस समय उनकी आबादी 2-2.5 करोड़ मुश्किल से थी। तो वो जो जनगणना कराते थे उनका मकसद होता था कि वहां की जो आर्थिक जो बेरोजगारी भत्ता देना है या सब्सिडियां देना है, तो वो इसलिए जनगणना अपने देश में ये कराते थे। देखो, दो हमारे चीजें देश में जन नहीं नहीं, जनगणना पॉलिसी का कारण बनती है, ये सबको पता है, ठीक है ना ये? जी, पॉलिसी बनाने में थोड़ा ईज हो जाता है। वो तो सबको पता है। बट मेरा सिर्फ जी पूछने का, हमारे जो पूछने का मकसद है, जब ब्रिटेन ने अपने देश में शुरू कराई, तो आपने तीन जी चीजें बताई, रोमन कैथोलिक और वहां पे जो लोग बाहर से आए हैं वो है। तो तीसरा वो करते थे भी जी अपना आर्थिक आधार पे किसकी स्थिति क्या है, क्या ऐसी स्थिति भारत में भी उन्होंने शुरू की कि भारत में उन्होंने कोई गड़बड़ की, या भारत में उसको बांटने के लिए काम किया, या भारत को एक करने के लिए काम किया, ये मेरा प्रश्न है। जी, भारत, ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने भारत को एक करने के लिए काम किया। उन्होंने जितने भी नियम भारत में लागू किए थे, वो उनका एक ही मकसद था कि भारत को किस इस तरीके समय से, देखो, भारत की इस समय हम संप्रभुता को, भारत की एकता को, जनगणना की भारत की बात कर रहे अखंडता हैं, को तोड़ा जाए। जनगणना की बात कर रहे हैं, जनगणना की। जी जी, मैं जनगणना। जातीय जनगणना के संदर्भ में ही कह रहा हूँ सर ये। मैं हाँ। जातीय जनगणना के संदर्भ में ही ये कह रहा हूँ कि उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को किस माध्यम से तोड़ा जाए। क्योंकि अगर आपको राज करना है तो आपको लोगों की एकता को तोड़ना पड़ेगा, आपको लोगों को बांटना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा, उसके अलावा राज करने का कोई तरीका नहीं तो उसी हेतु से उन्होंने जनगणना करानी शुरू की। है। जी बिल्कुल। जब ये जनगणना चलती गई, भारत फिर आजाद हुआ, 1947 में आजाद भी हुआ, जी कि हमने देखा उसके बीज पड़ने शुरू हो गए थे आपकी जनगणना। तो 47 के बाद भारत आजाद हो, तो उस समय जनगणना जब पहली, जब उसके बाद, क्योंकि हर 10 साल बाद जब हुई है, तो भारत में पहली जनगणना आजाद भारत में कब हुई, और उसके करवाने के लिए क्या क्या अपने लीडरों का रोल रहा, तो इसके बारे में आपका क्या कहना सर? तो इससे पहले जाना पड़ेगा सर थोड़ा। 1931 में यह जनगणना आखिरी बार हुई थी, जिसमें ओबीसी एससी एसटी के संपूर्ण आंकड़े जारी किए गए थे। 1931 में। 1941 में जनगणना हुई। हाँ, 1941 में, बिफोर आजादी। 1941 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए थे। लास्ट आंकड़े अगर आपको मिलेंगे ओबीसी के, एससी एसटी के, तो वो केवल 1931 में बनेंगे। 1931 की ही आंकड़ों का आधार बाद में मंडल कमीशन ने बनाया। उसके बाद सर जो 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब आजादी देश के के बाद, गृह मंत्री थे, तो आजादी के बाद, आजादी के बाद जो, हाँ हाँ जी, जो बिल्कुल जो पहली जातीय जनगणना की बात आई, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के गृह मंत्री थे, तब उन्होंने इस चीज को ये कहते हुए स्वीकार कर दिया था कि ये देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली बात है, ये देश की एकता के लिए खतरा है, इससे बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। तो सरदार पटेल ने इस चीज को वो कर दिया था। लेकिन जनगणना हुई थी, लेकिन ओबीसी के आंकड़े जारी नहीं हुए थे। आप उसके कहते बाद हैं निरंतर सरदार पटेल ने, आपने कहा था भी इस चीज का, जातीय जनगणना के बारे में उन्होंने विरोध किया था। किया था, विरोध भी किया था। तो वो अपना, इन्होंने जो चीजें आपने नेचुरल रिसर्च की होंगी, तो ये चीज कहाँ पे आई है जो इन्होंने विरोध किया है, कोई अपना इसका? ये सारी चीजें इजिली नेट तक एक्सेस है सर। ये सारी चीजें निरंतर अखबारों में भी छपती रही हैं। ये चीजें नेट तक, आप नेट पे डालेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने इस चीज का विरोध किया ये कहते हुए, मैं स्टेटमेंट को भी कोट कर देता हूं, कि जातीय जनगणना सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा है, ये भारत की एकता को और अखंडता को तोड़ने की बात है, और ये भारत के बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा है, ये सरदार कहते हुए पटेल उन्होंने की। विरोध किया था। एग्जैक्ट। ठीक है, तो जो आपका ये सोर्स है, ये सोर्स आपने कहाँ से लिया था? गूगल पे अवेलेबल है सर ये। नहीं, गूगल तो है। आप डालेंगे, आपको, आप जातीय जनगणना में 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेटमेंट ढूंढेंगे एज ए गृह मंत्री, वो आपको इजिली मिल जाएगी। तो इस करके आपको लगता भी ये जो है स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, और गूगल पे अवेलेबल है, तो आप सर्चर है, तो मुझे ये लगता सर उस समय के अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में भी छपी थी, है। ओके। और ये गूगल पे भी है। ये एक बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। जिस तरीके से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला भाषण है पार्लियामेंट में, हम्म। इसी तरीके से ये बड़ी फेमस स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पहली जातीय जनगणना की बात थी आजादी के बाद, और जो उन्होंने जवाब दिया था, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है उनका। ठीक है, ये आपने बहुत बड़ी बात हमें बताई है। इस मामले में हमारे श्रोता जी भी सर्च करेंगे, हम भी करेंगे भी, अगर अगर सरदार पटेल ने जी ये बात कही है, तो इट मीन्स जी एक देश की बात उन्होंने की। तो उसके बाद फिर ये जी। जनगणना फिर कब, ये जातीय की जनगणना इसके बाद हुई इस भारत में?
ये सर हमेशा 10 साल में होती रही है, लेकिन इसके वही बता रहा हूं आपको, इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए, किसके? ओबीसी के। तो एस सी एस टी के आंकड़े जारी होते रहे हैं। ठीक है। अब जो मंडल कमीशन, उसके बाद ये जो बात गई वो गई है 1991 में, ना 1990 के दशक में, जब मंडल कमीशन, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। उसने पूरे उत्तर भारत की राजनीति को बदल के रख दिया था, विशेषकर बता रहा हूं उत्तर भारत की राजनीति को। आप ये देख लिए सर कि अगर जातीय जनगणना देश को बनाने वाली बात होती, या इस देश को आगे विकास में ले जाने वाली बात होती, तो आज क्या बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में होता? अगर आप बिहार को पैरामीटर, मापदंडों पे देखें, आप रोजगार देखें, आप निवेश देखें, प्रति व्यक्ति आय देखें, तो आज बिहार सबसे सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। ठीक। लेकिन आप ये देखें कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बिहार में कभी भी पिछले 35 सालों में लालू और नीतीश की सरकार ही नहीं गई। लालू और नीतीश कुमार की पिछले 35 साल में बिहार से सरकार नहीं गई 1990 से, आपके जब कहने से पर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू जाति दार हुई। पे करते हो सारा काम। हाँ, जातीय आधार पे एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव। अभी वहां पे जो अभी वहां पे जातीय जनगणना के आंकड़े जारी हुए, अभी आप रिसेंटली आपने भी पढ़ा होगा, तो वहां पे 17% मुस्लिम है, 14% यादव है। तो एम वाई समीकरण बनता है, मुस्लिम यादव समीकरण। पिछले 35 सालों से वहां पर जातीय राजनीति चल रही है, जिसको वो अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लागू करना चाह रहे हैं। अब ये बात भी उठेगी सर, अगर आप अपने सवाल में पूछेंगे तो मैं इसका भी जवाब दूंगा कि इसकी अब क्या जरूरत आन पड़ी, ये बात अब क्यों इतनी गर्म है, अब क्यों इतना हॉट टॉपिक बन गया ये। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि एक सरकार, एक मतलब दो लोगों की सरकार 35 साल से एक प्रदेश में है, और वो प्रदेश सबसे पिछड़े राज्यों में है। तो जातीय जनगणना ने क्या दे दिया देश को, या उस प्रदेश को क्या दे दिया जहां से यह शुरू हुई थी, उस समय जहां मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, उस पूरे भारत में उस समय क्या दे दिया इन्होंने? कुछ नहीं सर। नहीं, जातीय जनगणना जो आप कह रहे हैं 1999 90 में मंडल कमीशन सबने सुना, उस समय इन्होंने लागू किया, उस हिसाब से इन्होंने आगे सिस्टम किया। तो अब उसके जी, बाद अब ये बात आ रही है जातीय गणना करें क्या, उसके बाद 2011 में जो जनगणना हुई थी, क्या उसमें जातीय आधार पे उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए थे? 2011 में जो जनगणना हुई थी सर, कांग्रेस की सरकार में हुई थी, वो मुलायम सिंह यादव, लालू यादव के दबाव में हुई थी। उस समय जो इनकी सरकार थी, उन्होंने जनगणना कराई थी, जातीय जनगणना, लेकिन उसके आंकड़े उन्होंने जारी नहीं किए। कराई जरूर थी जनगणना। इससे एक चीज साफ है सर कि मतलब क्योंकि एस सी एस टी के आंकड़े आपके पास जो होंगे वो ऑथेंटिक है इस देश में, लेकिन ओबीसी के आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि ओबीसी के आंकड़े 1931 के बाद जारी नहीं हुए हैं। देशव्यापी स्तर पे मैं कह रहा हूँ, बिहार में तो जारी हुए, लेकिन देशव्यापी राष्ट्रव्यापी स्तर पे जारी नहीं हुए। जनगणना कराने का वैसे तो अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, लेकिन जो राज्यवार है या राज्य सरकारें हैं, वो अपना मतलब जो है ना, उसको पॉलिसी मेकिंग में यूज करने के लिए ये कह के जनगणना कराती है। राज्य सरकारें इसको ये बोल के कराती हैं, हालांकि उसका पॉलिसी मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना राजनीति से है। उसका उनको ये पता चले कि इसकी ये स्थिति है। जातीय जनगणना के सर जो सबसे बड़े मतलब दुष्परिणाम है वो तीन है। एक, परिवार नियोजन को खत्म करना। जातीय जनगणना, अगर आपको ये पता चलेगा कि 10% है किसी समाज की स्थिति, वो देश में 10% है वो समुदाय, और दूसरा 27% है या 30% है, तो वो अपने आप को छोटा महसूस करेगा। वो एक तरीके से बच्चे पैदा करने को बढ़ावा, परिवार नियोजन को खत्म करना है, जनसंख्या को और बढ़ाना है। नंबर दो, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद संख्या बल का खेल है, बहुसंख्यकवाद संख्या बल पे आधारित है। अगर ओबीसी समाज की बहुत ज्यादा है, ओबीसी समाज की आबादी बहुत ज्यादा है, एस सी एस टी आदिवासियों की या सवर्णों की आबादी कम है, तो वो क्या है कि एक नीचापन महसूस करना, ओछापन महसूस करना, अपने आप को हीन भावना में मानना, क्योंकि उस समाज की आबादी बहुत ज्यादा है। तो ये एक उग्र बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा है, उग्र अग्रेसिव बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा है। तीसरा, ये सामाजिक ताना बाना को तोड़ने वाली बात है। इससे जो कम जाति या कम पॉपुलेशन वाले लोग हैं, जिनकी आबादी कम है, उन लोगों के अंदर एक भय का माहौल पैदा होता है, एक सर्टेन काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी का माहौल उन लोगों के अंदर पैदा होता है। ये सामाजिक ताना बाना तोड़ती है, परिवार नियोजन तोड़ती है, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है। और इसका मकसद अगर देखें तो क्या था, हमेशा इसका मकसद क्या था कि जो सर जातियां, बहुत पिछड़ी जातियां, ओबीसी में भी कुछ 4-5 जातियों को छोड़ दे तो ओबीसी में भी ज्यादा जातियों को इस चीज का आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इसका मेनली क्या रीजन था कि वो लोग जिनको समान अवसर
इस समाज में प्राप्त नहीं हुए, इस देश में प्राप्त नहीं हुए, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उनको किस तरीके से ऊपर। आरक्षण एक टूल था, एक माध्यम था उन लोगों को ऊपर लाने का जिनको हमने, या जो पीछे से आया हुआ एक प्रथा चली आ रही थी जिनको दबा के रखा। जातीय आधार पे जनगणना है या जो आरक्षण है उसने कितनी कटुता पैदा की है। अगर एक जनरल कास्ट का बच्चा 90% मार्क्स लाता है और एक SC ST या ओबीसी समाज का बच्चा 60 या 70, एक बात मैं कहना चाहूंगा सुरेंद्र जी, एक मिनट, उस समाज का बच्चा SC ST या ओबीसी समाज का बच्चा कम नंबर लेके आता है तो वो भी जनरल समाज का जो बच्चा है वो उस बच्चे को जिम्मेवार मानता है, SC ST या ओबीसी समाज के बच्चे को जो कम नंबर लेके आता है। तो इस आरक्षण ने ऑलरेडी इतनी कटुता, इतना वैमनस्य, इतनी मतलब जो एक तरीके से नफरत समाज में पैदा की और ये इसको जातिवार बांटना चाहते हैं। तो इससे तो देश टूटेगा ही, बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा होगा, परिवार नियोजन को छिन्न भिन्न करने वाली बात है, एक उग्र बहुसंख्यकवाद को ये चीज बढ़ावा देगी और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमने आपके विचार सुने हैं, तो मुझे लगता है भी श्रोता इस चीज पे जो आपने बोली है उस पर भी रिसर्च करेंगे, और उनको लगता है भी जो जो बातें आपके माध्यम से हमें पता लगी है हम भी अपनी तरफ से सारा कुछ करेंगे, और आपके विचार आज हमने सुने हैं। आपको पंजाब पल्स में बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।